के बारे में। रेखा, जैसा अभी हमने बात की ना कि स्वास्थ्य के विषय में बात कर रहे थे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि हमारे जो आज गेस्ट हैं, जो अतिथि हैं, इनके बहुत सारे आयाम हैं व्यक्तित्व के, लेकिन इन्होंने जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो भी काफ़ी किए हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं, हम उनका जिक्र करना चाहेंगे। इनके विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये मैकेनिकल यूनिवर्सिटी सेंट जॉन्स कनाडा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। साथ ही साथ पुरातत्व के क्षेत्र में भी इन्होंने कई कार्य किए हैं। इनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है और ये वर्षों से विदेश में रहे हैं, बाहर रहे हैं, भारत की मिट्टी से दूर रहे हैं, लेकिन मन से ये जुड़े रहे हैं, दिल से ये जुड़े रहे हैं और भारत आते जाते रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने कई सराहनीय कार्य किए हैं। ये भारतीय सभ्यता से इनका जो लगाव है, ये इनके व्यक्तित्व में, इनके कार्यों में साफ तौर पर झलकता है। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर आनंद मोहन शरण का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते डॉक्टर साहब जी। नहीं, हमें खुशी है कि आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे है और उस सिलसिले में जो हमने ट्राई किया है कंट्रीब्यूट करने का, तो उसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट डे आज है। तो हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने टेकअप किया इस चीज़ को कि कॉन्शियस लोग वेस्टर्न कंट्रीज में हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं जी। कि और वो चीज़ हम यहाँ नहीं पाते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें बहुत खुशी है कि आप इस चीज़ को एम्फसाइज कर रही हैं कि लोग खाने के बारे में सोचें और पीने के बारे में भी सोचें। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने दर्शकों को बता रही हैं इस चीज़ के बारे में और बच्चों के लिए भी आप बता रही हैं। जी डॉक्टर साहब, दूरदर्शन बिहार की हमेशा यही कोशिश होती है, क्योंकि ये चैनल दर्शकों के लिए है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम हर तरीके से अपने ऑडियंस को अवेयर कर सकें, जानकारी दे सके, मनोरंजन कर सके उनका। खैर, आपसे ये जानना चाहूँ कि सर, आप बिहार के रहने वाले हैं, अमेरिका गए, फिर अमेरिका से बिहार वापस आए, तो ये उद्देश्य क्या है? नहीं, हम हमेशा विदेश में तो रहे हैं और वहाँ की अच्छी चीज़ें जो हम देखते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको यहाँ भारत में और बिहार में स्पेशली वो लाएं। तो इसलिए हम आते हैं, हमेशा इंटरेक्ट करते हैं। हम सोसाइटीज़ के मेंबर भी हैं यहाँ पे और हम IITs में भी आते हैं, तो उनसे भी इंटरेक्शन मेरा रहता है। तो इस तरीके से हम हमेशा जुटे रहे हैं हिंदुस्तान से। जी, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे डॉक्टर साहब की हमारी कोशिश होती है कि हम अपने दर्शकों को अवेयर कर सके और यही वजह है कि अपने इस प्रोग्राम में हम अपने दर्शकों को सेहत से रिलेटेड बहुत सारी बातें भी बताते हैं और एक सेगमेंट दिखाते हैं। कभी योग बिहान दिखाते हैं, कभी डाइटिशियन दिखाते हैं, चूंकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। बिल्कुल। तो क्यों ना अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपने खान पान का ध्यान रखें, अच्छे तरीके से अपना खान पान करें, अच्छे तरीके से आहार ले, जिस तरीके से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो आइए देखते हैं अपना ये सेगमेंट डाइटिशियन में किस तरीके से रखें अपना खान पान, और उसके बाद इस बातचीत को यूं ही जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बिहार बिहान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम में विशेष तौर पर आमंत्रित हैं डॉक्टर आनंद मोहन शरण। इनके बारे में बताना चाहूँगी कि ये मेमोरियल यूनिवर्सिटी सेंट जॉन्स कनाडा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। ये उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जानना चाह रही थी कि आप पेशे से इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, लेकिन पुरातत्व में आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, भारतीय इतिहास में आपकी रुचि है। ये रुचि कैसे आई? रुचि मेरी ऐसी थी कि स्कूल में पढ़ते थे तो हमें इंटरेस्ट हमेशा हिस्ट्री में रहा, और जब बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा चैलेंज आता है अपनी एग्जिस्टेंस की, कि जब अंडर डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री में जा रहे हैं तो जो अपनी अंडर डेवलप कंट्रीज़ की भी जो स्ट्रेंथ हैं उसको आप भूलना नहीं चाहिए। तो हम लोगों की जो सिविलाइजेशन थी वो बाकी दुनिया में तो डार्क एजेस था यूरोप में, और हमारा देश तो उनसे आगे था। और स्पेशली हम पटना से बात कर रहे हैं तो यहाँ आर्यभट्ट थे, उस वक्त लीडिंग साइंटिस्ट थे वर्ल्ड के। तो साइंस में भी हम पीछे नहीं थे, कल्चर में भी पीछे नहीं थे। गुप्ता पीरियड जो है गोल्डन एज रहा है, तो हम उसको याद रखते हैं। और जब कोई बात होती है तो ये भी बताते हैं कि भाई हम लोग ये जस्ट 200 साल की बात है कि हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पीछे रह गए। ऐसे हम लोग हमेशा आगे थे, यूरोप से हम लोग हमेशा हिंदुस्तान आगे रहा है। बिल्कुल सही। तो और वो था और पॉसिबल है कि फिर
आ सकता है। तो किस तरीके से आना हुआ? जैसे एक है ना कि आर्कियोलॉजी, कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आपने वहाँ पे गए, भारत में आपने वहाँ पे काम किए, तो ये कैसे, ये जो मुड़ना है वो कैसे हुआ? किस तरीके से इस तरफ आना हुआ? नहीं, इस तरीके से हुआ कि हमारे एक दोस्त थे IIT कानपुर में, तो उनको एक प्रॉब्लम थी, वो हमको कंसल्ट किए, तो हमारी एक्सपर्टीज थी उस एरिया में। तो हम गए उनके आर्कियोलॉजिकल साइट में, और हमें इंटरेस्ट तो था ही, तो हमने उस पर रिसर्च किया और साथ में जॉइंटली पेपर भी लिखा, और बाद में फिर से गए, तो और लोग भी थे उसमें, उस फील्ड में, वहाँ पे रिसर्च कर रहे थे। तो हिस्ट्री में तो मेरा रिसर्च था ही, तो वो दोनों हेल्पफुल रहा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, और वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस टाइम में, जो दुनिया में नहीं था, वो हिंदुस्तान में, और उसका मॉन्यूमेंट्स, उसके रिमेन्स हैं अभी भी। तो इसलिए और हमने फिर उसको पब्लिश भी किया। जी डॉक्टर साहब, आपके आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे, चूंकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे हम मना रहे हैं, तो क्यों ना इस विषय में थोड़ी बातचीत की जाए। आपने कई इन्वेंशंस भी किए हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी इन्वेंशंस किए हैं, जिससे लोगों को सेहत से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिल सके, उस विषय में जरूर कुछ बताएं। हाँ, हमने किया। हमने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज में पानी की वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस जो हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट, और जब यहाँ आते हैं तो आप प्लेन से उतरिए, उसके बाद जरा सा भी गफलत हो गए तो पानी पिए, तबीयत खराब हो जाती है। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। तो अब देखा हमने कि यहाँ मिडिल इनकम और अबव लोग इस चीज़ को अवेयर हो गए हैं, तो पानी जो है वो पीते हैं, RO मशीन है या अल्ट्रावायलेट मशीन है, पर जो उनसे कम इनकम वाले लोग हैं या गांव में रहते हैं, तो वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इंडिया में है, इकोनॉमिक्स स्टेटस के हिसाब से हेल्थ है। तो हमने सोचा कि वैसे, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है, तो अगर ऐसी चीज़ का इन्वेंशन किया जाए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ही की ज़रूरत नहीं पड़े, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, ऐसी कोई भी जगह होगी। और हम यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ही रेयर है, कुछ मतलब काफ़ी जगहों में रेयर है, और वो मशीन्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते जो लोग कम है इनकम है। और तो इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, और वो फ्यूल की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि हर आदमी को गैस भी अवेलेबल नहीं है। आप थोड़ा सा रिमोट एरिया में चले जाइए, तो हमने सोचा कि उसको ऐसा प्रोसेस निकालें जिससे कहीं भी आदमी रहे, गरीब से गरीब आदमी हो, वो इसका प्रोसेस का इस्तेमाल कर ले और हेल्थ, अपने फैमिली का हेल्थ देख सके। जी, तो उस इन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, इन्वेंशन में ये है कि बहुत सिंपल है। एक तो हमारे यहाँ इतने सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो प्रोसेस भी सिंपल होना चाहिए ताकि सब लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है ये प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर तो आप लोगों को मालूम है, किचन में आप काम किया ही आप लोगों ने, तो प्रेशर कुकर सब काफ़ी लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। और प्रेशर कुकर में ये है कि हमने कहा कि उसमें पानी गर्म करें, और उसमें जब दो विसिल हो जाए तो उसको अंडर प्रेशर, मतलब वेट नहीं हटाएं, उसका लिड नहीं हटाएं, उसको हीटिंग बंद कर दें, तो उसको कूल करें, और जब पानी ठंडा हो जाएगा तो वो सूटेबल है। और वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेसिफिकेशंस है, जो RO मशीन मीट करती है, वो ये भी पानी जो है मीट करेगा। मतलब कि वो जो कुकर है उसमें वो गैस को ऑफ कर दें, या जो भी इंजन है उससे हटा लें उसको, और वो जो कुकर, प्रेशर कुकर की जो लिड है, जो ऊपर का उसका प्लेट है, उसको नहीं हटाएं, उसको बंद ही रहने दें। वो खुद से जब वो पूरा पानी ठंडा हो जाए अपने आप, तब वो जो है, दोनों लीड भी नहीं हटाएं, वेट भी नहीं हटाएं। हाँ, बिल्कुल, ताकि अंडर प्रेशर उसको थोड़ी देर यदि हम छोड़ देते हैं, वो यदि ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो पानी खुद ब खुद रिफाइंड हो गया। बैक्टीरिया का जो है उसमें, वो प्रेशर कुकर की खूबी क्या है कि ऐसे वाटर जो नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, प्रेशर कुकर में 121 डिग्री पे करता है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है प्रेशर की वजह से। तो इसलिए वो ठंडा होने में 60 डिग्री के ऊपर बैक्टीरिया मर जाता है। तो वो ड्यूरेशन हमने बढ़ा दिया, और कॉस्ट जो है हीटिंग टाइम में लगता है, जैसे आप गर्म कर रही हैं, कूलिंग में कॉस्ट नहीं है किसी को, जी। तो वो इकोनॉमिकल है।
और वो एनर्जी एफिशिएंट भी प्रोसेस है। और पानी जो अगर आप बर्तन में गर्म कीजिएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, तो पानी काफ़ी हीट कंटेंट उसका होता है, वो आप वेस्ट कर रही हैं। पानी उड़ जाता है तब। इसमें वही कंडेंस होता है तो वो हीट देता है उसको, तो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है पानी। तो क्या इसका यूज लोग कर रहे हैं? हम तो अपने घर में लोगों को बताते हैं, चूंकि हमारा कांटेक्ट अब विलेजेस से है ही नहीं, तो हम जिसके यहाँ आते हैं उसके यहाँ है आरओ मशीन्स वगैरह हैं, लेकिन आम लोगों को हमको दिक्कत होती है यहाँ, हम चूंकि उन लोगों को अब नहीं तक अपनी बात जो है वो पहुंचा ही नहीं पाते। एक बात ये आ रही है कि जैसे रेखा होता है ना कि लोग सोचेंगे कि अच्छा बहुत गरीब अगर परिवार हैं तो वो कैसे प्रेशर कुकर अपने घर में लाएं। होता है ना कि कई बार उनके उतना आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती, मगर मुझे ये लगता है कि अगर खराब पानी पीने की वजह से वो बीमार होते हैं तो जो हॉस्पिटल का या डॉक्टर का खर्चा होता है उससे कहीं ज्यादा होता है। तो अगर एक प्रेशर कुकर ले सकते हैं वो घर पे, तो ये उन सारे खर्चों से बचाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है लेडीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चा जो है, छोटे बच्चे को देखो, उसको तो अकल नहीं है डिसीजन मेकिंग का, वो तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्पेशली मदर्स की है कि बच्चे का हेल्थ जो है वो ध्यान में रखें इस चीज़ का कि बच्चे को पानी जो है वो साफ दें पीने के लिए। तो लेडीज़ की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मेन अगर नहीं उतने केयरफुल हैं तो लेडीज अपने बच्चों के लिए तो कम से कम केयरफुल रहें। वो तो सही बात है। और महिला की जो भी घर को संभालता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है ना कि पूरे घर परिवार को और सारे परिवार के सदस्यों की देखभाल करें। जी, अगले इन्वेंशन के विषय में बताएं सर। दूसरा इन्वेंशन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी कमी है, तो उसको, और वो इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो इतनी हैं नहीं, और रहती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो लोगों को क्यों नहीं इंडिपेंडेंट कर दें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो काम की इलेक्ट्रिसिटी जो उनकी ज़रूरत की है। तो इसलिए सोलर पैनल्स का मतलब उसका उपयोग करें। और उसमें क्या है कि अभी जितनी भी सोलर पैनल्स देख रही हैं, मोस्टली 99% लोग जो हैं उस पैनल का रिक्वायरमेंट यह है कि वो सूरज की रोशनी जो है परपेंडिकुलर पड़े उस पर, तभी जो रेटेड उसमें लिखा हुआ है वो तभी उसका जनरेशन होगा। मतलब 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे, हाँ 90 डिग्री पे इस तरीके से परपेंडिकुलर रेज आए उस पर, तभी एफिशिएंट। अगर ऑब्लिक आएंगी तो नहीं होगा जनरेशन। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उतना पैसा लगा हुआ है और वो जनरेशन मैक्सिमम नहीं है, तो उस, और चूंकि सन मूव करता है तो इसलिए उसको सोलर ट्रैकिंग की ज़रूरत है उसमें। तो वो ट्रैकिंग का हमने इन्वेंशन किया है और उसको जनरेट करके तो मैक्सिमाइज करें पावर जनरेशन और कंजम्पशन जो है वो मिनिमाइज करें। तो हमने वो एलईडी बल्ब्स वगैरह का रोशनी निकाली है, मतलब उसके, ताकि उसमें मिनिमम कंजम्पशन हो और मैक्सिमम जनरेशन हो। तो उससे जलाते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं और उससे वो जलाते हैं उसमें। और बैटरी में भी हमने कहा कि ये जो छोटी छोटी जो आप देख रही हैं एलईडीज, वो बैटरीज जो हैं वो टेलीफोन की होती हैं। तो उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है, उनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं है। तो हमने वो सिस्टम जो एलईडी का किया वो 12 वोल्ट पे कर दिया है। तो 12 वोल्ट के होने की वजह से जो नॉर्मल बैटरी जो मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान में होती हैं वो उनको इस्तेमाल कर लें, उनकी लाइफ ज़्यादा है। तो वेस्ट डिस्पोजल की भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो बैटरीज जो है वो जहरीली हैं। तो डिस्पोजल में केयरफुल होना चाहिए आदमी को। यूरोप में बहुत सी चीज़ें बैन हैं, हिंदुस्तान में नहीं है। तो इसलिए लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस, व पॉपुलेशन बहुत है, तो वेस्ट अगर करेंगे जहरीली चीज़ों का तो कभी ना कभी असर पड़ेगा उस पर। बहुत अच्छी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सर ने ऐसा इन्वेंशंस किए। जी, मैंने जैसे इन्होंने कई सारे ऐसे आविष्कार तो किए ही रेखा। और एक चीज जैसे सर ने शुरू में बताया था ना कार्यक्रम के कि उदयगिरी जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे जो एक खनन हुआ था, आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसके विषय में कुछ बताया, बड़ा ही कुछ रोचक सा। नहीं, बहुत ही इंटेलिजेंट वे से उन्होंने उस वक्त, मतलब 5th सेंचुरी की बात है, उसमें उन्होंने अर्थ की 2 मोशंस हैं। एक तो ऑर्बिटल मोशन है जो सूर्य के अराउंड घूमती है, और एक अपना एक्सिस पे घूमती है। तो आर्यभट्ट जो थे वो पहली बार उन्होंने दुनिया को बताया कि अर्थ की अपनी मोशन है, एक्सिस पे वो घूमती है। तो उसको दोनों को उन्होंने क्या किया कि एक ऑक्टागन, 8 भुजा है उस शेप की, जो होता है जी। हाँ, तो उस पे एक बीच में एक शंकु बोलते हैं उसको, उसको लगाया। और वो सूर्य का जो लाइट, पहला अर्ली मॉर्निंग जो लाइट है
उसके हिसाब से दोनों मोशन देख सकते हैं उसमें कि अर्थ का जो है सॉल्स्टिस डेज में, विंटर में दक्षिण की तरफ चला जाता है सूरज और इसमें नॉर्थ की तरफ। तो वो 23 डिग्री जो अर्थ की एक्सिस वो ओब्लिक है, वो ऑक्टागन के आप बीच से अगर करें तो 23 डिग्री है, वो 22.5 डिग्री बनता है, 45 डिग्री का वो एक साइड होता है। तो वो जब रोशनी इस एक कोने से अगर आने लगे तो उस दिन समर सॉल्स्टिस है, और फिर दूसरे तरफ दूसरे कोने में उस ऑक्टागन के उसी साइड के अगर आए तो विंटर सॉल्स्टिस है। और उसको फिर सितंबर 21 या मार्च 21 को दिन और रात बराबर होता है। तो प्रहर बनाया उन्होंने कि उसके एक साइड के बीच का पॉइंट और दूसरे साइड के बीच का पॉइंट 3 घंटा बनाया। तो इस तरीके से वो 4 घंटे में 12 घंटा हुआ, बराबर हो गया इक्वल, और रात भी बराबर 12 घंटे की। तो पहर जो है उसी दिन सिर्फ उन 2 दिनों में 8-8 घंटे, मतलब ये 12 घंटे का होता है, और दूसरा जो है डार्क साइड जो है 8 घंटे का होता है। तो उसी ऑक्टागन से ही उन्होंने वो भी निकाल लिया। तो इससे ये मालूम है कि उनको अर्थ का मोशन प्रिसाइज मालूम था, 23.5 डिग्री जो है ऑब्लिक्विटी जो उसकी है वो उनको मालूम था, और उसको इतना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया उन्होंने ऑक्टागन से, और वो रिमेन्स वहाँ पे हैं। अच्छा, आपने जैसे बताया विष्णु मंदिर है वहाँ पे, हाँ, उदयगिरी में, जहाँ पे आप तो उसके विषय में थोड़ा सा बताएं, बढ़ाइए। वो विष्णु मंदिर जो है हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन मंदिर है वो, और वो उसमें एक विष्णु भगवान जो है लेटे हुए हैं क्षीर सागर में। तो वो रास्ता है बना हुआ है वो समर सॉल्स्टिस डे के लिए है। तो वो बहुत एस्ट्रोनॉमी को उन्होंने इस रिलीजन में मिक्स किया और उस तरीके से बनाया कि सूर्य की पहली किरण उनके पैर पे पड़ती है और भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। और दूसरा एक वहाँ केव में वो वराह जी हैं, और उसमें उन्होंने दिखाया चंद्रगुप्त, ये जो गुप्त थे विक्रमादित्य, उनकी भी वहाँ बनी हुई है मूर्ति। अच्छा। और बाकी सब लोग और लोग भी हैं वहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर है वो मूर्तियाँ, बहुत खास गुप्ता पीरियड की फाइन आर्ट की जो है ना वो पहचान है वहाँ पे। मतलब मुझे लग रहा है कि ये पुरातत्व और खगोल शास्त्र का जो मिला जुला स्वरूप है वो इसमें दिखता है। उस टाइम में ऐसे ही वो रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए बहुत सी चीजें पुराणों में जो कही हुई हैं वो साइंटिफिकली वैलिड हैं, क्योंकि उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है उस तरीके से। और जैसे ध्रुव तारा है तो ध्रुव की कहानी है, तो तारा जो है वो एक पोल स्टार है। हाँ, तो एक्सिस जब घूमता है अर्थ का तो ठीक वो कांस्टेंट रहता है ऊपर में। तो उसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया कि एक पैर पे ध्रुव खड़े हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्थिर हैं, और वही चीज पोल स्टार है। तो इस फॉर्म में उन्होंने समझाया उस चीज को। बिल्कुल सही। ये तो आपकी इन्वेंशंस के विषय में बात हो गई, मध्य प्रदेश में किस तरह से चीज़ें हैं उस विषय में बात होगी। थोड़ा आपके विषय में बात हो जाए सर, जब आप उत्खनन जगह पे जाते हैं जहाँ पे उत्खनन कार्य होता रहता है, चूँकि आप एक इंजीनियर भी हैं, तो एक वहाँ पे एक इंजीनियर की क्या भूमिका होती है, इस विषय में आप जरूर देखिए। वहाँ रिलीजन आर्कियोलॉजी में बहुत सी चीज़ें सेम, जैसे हमने बताया ना, वो साइंटिफिक चीज़ों को उन्होंने इसमें के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, कहानियों के फॉर्म में। बिल्कुल। तो इसलिए वो दोनों पर्सनैलिटी जो हैं वो सामने आ जाती हैं। उसकी साइंस भी देख लेते हैं और उसका ये भी है। तो हमने स्क्रिप्चर्स पढ़ी हैं और वो जो पुराण हैं वो सब भी पढ़ी हैं और साइंटिफिकली भी पढ़ी है चीजें को। तो वहाँ पे जो वैज्ञानिक उसका पहलू है उस पे भी आप ध्यान देते हैं, गौर करते हैं। तो मुझे लगता है इंजीनियर के तौर पे ये सारे कार्य जो है वो वहाँ पे भी करते हैं। जी। सर, अपने आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के विषय में कुछ बताएं। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च तो हमने किया, सबसे बड़ा चैलेंज हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और कि ब्रिटिश लोग थे उनको विश्वास नहीं था कि इंडियंस जो हैं बहुत दिन से सिविलाइज्ड हैं। तो 1922 में जब मार्शल ने एक्सकवेशंस किया वहाँ पे, तो वो बिल्कुल अचंभित रह गए कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन यहाँ था इंडिया में, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, तो फिर इन लोगों ने स्टोरी बनाई कि वो लोग जो अलग थे, जो अभी के इंडियंस हैं वो नहीं थे वो लोग।
अच्छा। तो वो सिविलाइजेशन आप लोगों की नहीं है, और कोई थे और वो लोग लॉस्ट सिविलाइजेशन है। अच्छा। तो हमने फिर उसको, ये महाभारत जो है, महाभारत ये भी है कि लोग विश्वास नहीं करते कि वो ट्रू है, तो हमने वो एस्ट्रोनॉमी के बेसिस उसमें जिक्र है, उद्योग पर्व में और भीष्म पर्व में, वो स्टार कॉन्फ़िगरेशन का वॉर के पहले, तो उसको हमने कैलकुलेशन किया, है क्या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है और पाया कि एग्जैक्ट है वो। अच्छा। तो वो डेट जो निकला वो 2156 है, तो जो इंडस वैली डेज का है। क्या बात है। तो बहुत बढ़िया। कई चीजें जो है वो अपना सबूत खुद ही दे देती है, ऐसा कहा जाता है। जैसे मुझे रेखा, जब राम सेतु का मैंने ये पढ़ा और अभी काफी इसकी खबर भी आ रही थी, तो बड़ा ही रोचक है कि राम सेतु जो है वो सही में हुआ करता है। वो आपने विक्रम संवत पर भी रिसर्च किया है? हाँ, विक्रम संवत का अभी इतने लोगों को है, मतलब लोग यूज किया विक्रम संवत, तो उसका 57 BC क्यों स्टार्टिंग ईयर है। अच्छा। तो इसके बारे में लोगों से आप पूछे, हिस्ट्री की बुक्स में देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आंसर इसका। तो उसका था कि वो जो चंद्रगुप्त, जो विक्रमादित्य थे, इनके दरबार में एस्ट्रोनॉमर्स थे, तो उन्होंने वो एरा रखा विक्रम एरा, पर उसकी बिगिनिंग फर्स्ट डे जो है वो रखा उन्होंने जब वो पाइसिस में एंटर करता, इक्विनॉक्स में के दिन, वो जो अर्थ का प्रिसेशन होता है, तो वो स्टार्ट हुआ था 57 BC में, और 2166 ईयर्स का है वो एरा। तो हम पाइसिस एरा में हैं, इसके बाद एक्वेरियस आएगा, तो इसलिए वो 57 BC में रखा गया है। और तो हमने उस पर पेपर निकाला, उसका वो सब कैलकुलेशन करके दिखाया, और हमने ये भी देखा कि जो हॉरोस्कोप बना रहे हैं उसमें भी एरर है। तो वो 285 AD का ले रहे हैं, पर है एक्चुअली चीज़ वो 57 BC में। तो वो हमने उसको भी पब्लिश किया है साइंटिफिक जर्नल में। तो ये जो जैसे रिसर्च आप कर रहे हैं, तो इस पे कितना, जैसे सरकार है वो कितना ध्यान देती है, या फिर इसमें आगे क्या परिवर्तन कुछ आ रहे हैं, कुछ लग रहा है कि और काम हो रहा है इस पे? नहीं, काम तो होता ही रहता है। अब हम रहते हैं वहाँ अमेरिका में, तो इतना हमारा इम्पैक्ट, तो लोगों से इंटरेक्शन में हमें दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ ये भी बता दें कि ये जो शक संवत है, शक संवत का भी नाम सही नहीं है। वो शक लोग जो थे वो कुषाण के अधीन थे, तो कुषाण जो है वो कनिष्क जो स्टार्टिंग डे 78 AD, उससे वो उनका संवत था। तो इसलिए शक संवत में भी 78 AD कहा गया है। तो 78 एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए कुषाण संवत। तो उसको, और वो जो कर्नाटका में वो जो पत्थरों पे लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन करेक्ट नहीं है, इसकी वजह से उसका नाम वो क्या नाम है, साउथ इंडियन किंग थे, शालिवाहन किंग, लेकिन वो जिस बेसिस पे वो बोलते हैं वो शालिवाहन किंग से, वो सातवाहन राजा जो हाँ, तो उनके और कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि शक जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराया था उनको, तो वो 400 AD की बात है। तो विनाश उन्होंने शालिवाहन किंग ने नहीं किया, एक्चुअली चंद्रगुप्त ने किया। कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि जो शोध हो रहे हैं, तो कुछ और नई चीजें होंगी, जाहिर सी बात है। कोई कहा जाता है ना, जो सत्य है उसको उजागर होने से कोई नहीं रोक सकता है बहुत दिनों तक, वो धीरे धीरे वो उजागर जरूर होगा। यहाँ पे ये जानना चाह रही थी कि जैसे आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो ये सारा चीज ये किया ही, मगर एक होता है ना कि चूंकि आप पेशे से इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, कनाडा में वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो किस तरीके से हो पाता है? होता है ना, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फिर यहाँ आना, दोनों काम बहुत ही मुश्किल है ना, और जिस तरीके से वहाँ बच्चों को भी पढ़ाना होता है वो भी आपका एक काम है। तो ये कैसे कर लेते हैं, कैसे होता है? दोनों वहाँ में एक 2 टर्म पढ़ाते हैं, टीचिंग है, 1 टर्म रिसर्च के लिए है। तो 1 टर्म हम वहाँ से आ जाते हैं यहाँ रिसर्च करते हैं। वहाँ कैसा अनुभव है, वहाँ के बारे में कुछ बताएं, बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है वहाँ? नहीं, बच्चों का देखिए वहाँ स्टैंडर्ड्स उन्होंने बहुत अच्छा रखा है, वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि देखिए आगे जाना है तो स्टैंडर्ड्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, और एजुकेशन अच्छी से अच्छी दें बच्चों को। और अब तो हम देख रहे हैं कि एक्सपेंसिव भी हो गया है एजुकेशन, जो आम पेरेंट्स के लिए दिक्कत है, जितनी अर्निंग है उसके हिसाब से एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो उसकी वजह है कि प्रोडक्टिविटी, यहाँ जॉब्स के लिए कंपटीशन जो है अनहेल्दी हो चुका है। तो और अभी क्या हुआ कि चाइना से गुड्स आ रही हैं, तो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है।
तो जितनी जॉब्स रह जाएंगी उसके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो हमें चाहिए, तो इसलिए हमने एक इजाद किया है एक प्रोसेस का कि गांव में जो है इंडस्ट्रीज आए, तो गांव में ऑटोमेशन का किया है। और यहाँ इंजीनियर्स की कमी नहीं है, इंजीनियर्स भी हैं यहाँ पे। और देखिए 1757 के पहले वर्ल्ड में 27% शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का, और उसके बाद जब ब्रिटिश रूल आया तो वो ख़त्म हो गया। तो इसकी वजह से गांव में जो एम्प्लॉयमेंट थी उस टाइम में, वो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई है। तो आज क्या हो रहा है कि गांव के लोग शहर में जा रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, और शहर का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी के सप्लाई का, बिजली का, सब वो मुश्किल में पड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि मॉडर्नाइज करें अपनी इंडस्ट्रीज़, उसको विलेजेस में लोकेट करें, और उससे जो है बढ़ेगी चीज़। जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सर, आपने इतने इन्वेंशंस किए हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च भी किए हैं, कहाँ से इतने मैटर्स जो लाते हैं? वो अपने आप आती हैं। वो जब आप रिसर्च करिए तो वो प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो इस तरीके से, और चाहे देखे दूसरे लोगों का रिसर्च तो उससे भी आती हैं कि उसका आंसर खोजा जाए। फ्यूचर प्लानिंग क्या है सर, भविष्य की योजनाओं के विषय में बात? हम तो फ्यूचर यही है कि वो कंटिन्यू करें जिस तरीके से कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडिया के इकोनॉमिकल कंडीशन पे हो, क्योंकि बच्चों की लाइफ जो है, हम अब देख रहे हैं जो लाइफ हमने लीड की है एज ए चाइल्ड, और अब देख रहे हैं बेचारे सुबह से लेकर 6 बजे से ट्यूशन पढ़ रहे हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, फिर घर आते हैं, खाते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। तो लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा हार्ड है, और वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है ऐसी। तो आखिर यहाँ पैदा हुए हैं तो इतनी लाइफ क्यों डिफ़िकल्ट हो? तो इस पे ऑर्गेनाइजर चाहिए यहाँ पे, और जब यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगी। जानना चाहूंगी कि ये काम की बातें तो इतनी सारी हुई ही हैं, कुछ और बातें आपके बारे में करेंगे कि फुर्सत के पलों में क्या करना पसंद करते हैं, क्या अच्छा लगता है? हम गाना सुनना पसंद करते हैं, हमारी फेवरेट हैं लता मंगेशकर, और अभी जो हैं श्रेया घोषाल हैं, तो वो काफ़ी हद तक जो है वो मैच करती हैं उनकी टैलेंट्स। और वही टीवी वगैरह देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, और ज़्यादातर तो यही है। और पहले तो स्पोर्ट्स खेलते तो विंबलडन वगैरह होता है टेनिस का। जी, आपने बताया था कि खेलों में भी काफ़ी रुचि थी आपकी। जी, तो हम खेलते ही, बचपन में हम पढ़ते नहीं थे, खेलते ही रहते थे। तो इसलिए हम क्रिकेट, सॉकर सब चीज़ खेलते थे, और कॉलेज से भी खेला हमने, फिर डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया स्कूलों में, और कॉलेज में टेबल टेनिस और क्रिकेट खेलते थे कॉलेज से, साइंस कॉलेज से, स्कूल से भी, और फिर सेंट जेवियर्स में गए, वहाँ भी खेले। तो क्रिकेट खेले, टेबल टेनिस तो खेले ही हैं। तो इस तरीके से वो टेनिस में भी इंटरेस्ट है। ये बहुत बढ़िया बात है। ये मुझे लगा, मैं इन्होंने बोला ना कि पहले बहुत खेलों में ही बहुत इंटरेस्ट था, आपका रुचि थी, फिर मैं सोचने लगी कि आईआईटी मुंबई फिर कैसे पहुंच गए, क्योंकि होता है ना कि खेलते खेलते कैसे, मतलब आईआईटी की जो परीक्षा भी होती है वो भी बहुत टफ होती है, तो वो कैसे, क्या फिर उसके बाद लगा कि घर में पेरेंट्स ने बोला कि नहीं चलो अब पढ़ाई पे एकदम ध्यान दो, खेलना कूदना बंद? नहीं, बंद तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन 10th क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे थे, और वो जस्ट इट वाज अ फ्लैश। तो हमें ज्योमेट्री के हॉल एंड स्टीवेंस के 32 थ्योरम पढ़ा रहे थे, और तब ऑल ऑफ अ सडन हमको लगा कि बहुत ही आसान है ये। तो उसके बाद से हम पढ़ाई में लग गए, तो पढ़ाई में लग गए, और ठीक रिजल्ट भी अच्छा हुआ। और इस तरीके से फिर कॉलेज में गए, कंपटीशन भी दिया इनका आईआईटी का, तो उसमें भी हो गया। तो उसके बाद उसने, आपने मास्टर्स फिर किया है? मास्टर्स किया वहाँ अमेरिका में, 2 मास्टर्स किए वहाँ, मटेरियल साइंस में और मैकेनिकल में। और उसके बाद इंडस्ट्री में काम किया हमने 6 साल वहाँ अमेरिका और कनाडा में, फिर पीएचडी की मैकेनिकल में, उसके बाद प्रोफेसर हो गए। क्या बात है, इनका सुन के मुझे एकदम ना बेहोशी सी छा रही, इतनी पढ़ाई, क्या बात। आगे किस विषय पे आप रिसर्च कर रहे हैं? वो मशीन टूल्स पे, रोबोटिक्स पे, और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट पे। ओके। तो ये एक लगता है ना कि क्या भारत को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे इन्वेंशंस करते हैं, ऐसे आविष्कार करते हैं? हाँ, भारत प्राइमरीली जो है अभी, क्योंकि ये जरूरी वर्ल्ड में एक चैलेंज है, एनर्जी फील्ड जो है वो यहाँ लोग उतने अवेयर नहीं है। अमेरिका में बहुत अवेयरनेस है इसकी, एनर्जी से रिलेटेड कोई भी आदमी रिसर्च करता है, वो उनकी स्पेशल डिपार्टमेंट है। डॉक्टर साहब, चूंकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे हम मना रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो आज के दिन हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम वर्ल्ड हेल्थ कि भाई खाना तो सबको मालूम है कि अच्छा खाना चाहिए उसमें,
लेकिन पानी का भी ध्यान दें कि पानी भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। और अच्छा, जैसे अच्छा खाने के लिए पैसा लगता है तो अच्छा पानी पीने के लिए भी थोड़ा पैसा लगेगा। फ्री पानी तो सब कोई नहीं ले रहा है, तो इसलिए आप लोग, और उससे बीमारी हो जाएगी, लाइफ लॉन्ग बीमारी, पेट की बीमारी अगर रहे। और ये दूसरी चीज़ हम ये बताना चाहेंगे, जो बाढ़ आता है नॉर्थ बिहार में, ईयर आफ्टर ईयर है, तो जो लोग स्ट्रैंडेड हैं उस बाढ़ में, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है इसका। प्रेशर कुकर पहले से ले लें और जब स्टैंडर्ड रहें तो उसका इस्तेमाल करें। कम से कम वो जो डिजीज़ फैलती है उस वक्त, तो वो प्रिवेंटेबल हैं। तो इसलिए स्पेशली बिहार के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, और हमने शुरू किया था उन्हीं के लिए। नॉर्थ बिहार में इतनी फ्लड्स आती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बिहार को खासतौर पे ध्यान में रखते हुए जो आविष्कार है वो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। मुझे लगता है इस पे और आगे भी काम होगा तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे प्रदेश के लिए। जी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है डॉक्टर साहब कि आपके जितने इन्वेंशंस हैं वो लगातार आगे बढ़ते रहे और आप लगातार नई चीज़ें लोगों को देते रहें। बहरहाल आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आगे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे